अस्सलाम वालेकुम। बेटा बाकी बच्चे नहीं भी आए? इसमें मैं मैसेज कर देती हूँ। ओके। जी गर्ल्स कितने हो गए? 4 हो गए अब। चलें ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ देखी थी वो ये था मीन मैंने आपको कहा था। ठीक है, आज हम किसी ने सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड की है इसकी बुक की? जी महानूर, अरीबा, लारेब, किसी ने सॉफ्ट कॉपी स्टैट्स फर्स्ट ईयर की बुक की डाउनलोड की है? ये किसी ने नहीं की। महा आपने की है बेटा? आप लोग ना इसकी सॉफ्ट कॉपी, क्या चीज टीचर? बुक की सॉफ्ट कॉपी, फर्स्ट ईयर की जो बुक है ना, स्टैटिस्टिक्स की बुक है, उसकी इंस्टॉल कर लो ना, डाउनलोड कर लो उसकी कॉपी, कहीं ढूंढ लो वेबसाइट पे, तो कहीं टीचर भी जो पड़ी बुक होगी। हमारे पास है वो तो ठीक है, हम सॉफ्ट लैपटॉप पे पढ़ने के लिए ना। अब हम लैपटॉप पे, ये देखो मैंने कोई बुक खोली हुई है ना, इस तरह से आपकी बुक खोल लूंगी ना, मैंने तो मैं टॉपिक तो कहीं से भी पढ़ा दूंगी आपको, मेरा तो कोई इतना मसला नहीं है। तो अच्छा होगा कि हम उसमें से भी अगर बुक के पेजेस से पढ़ते जाए ना। मेरी बात समझ आ रही है कि हम उसके, कि हम ये पेज पढ़ लिया, इस पे ये जी लिखा हुआ जी। है, ये टॉपिक डन हो गया, इस तरह से, इसके लिए कह रही थी। अच्छा, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ गया। इस व्हाइट बोर्ड में हम लिखते हैं, सबसे पहले हमने जो चीज पढ़ी थी वो थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, frequency distribution is a distribution in which at least two columns are present. One is the x and other is the f. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आपके पास इस तरह से नहीं दिया हुआ, बल्कि क्या दिया हुआ है, क्लास लिमिट्स दी हुई है। लिमिट्स में क्या होता है हमारे पास? लिमिट्स में होता है लोअर और अपर। ठीक है, इस तरह से दी हुई है और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस तरह का जो कॉलम है जिसमें ये लिमिट्स दी हुई है आपको, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम इन लिमिट्स से ये लोअर को और अपर को ऐड करोगे, जब इनको प्लस करके और जब इसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, तो आपका कॉलम कौन सा बन जाएगा? एक्स का। यानी कि इसकी हेल्प से एक्स बन सकता है। तो लेकिन गिवन क्या है आपको? ये दो कॉलम्स गिवन है, तो इन दो कॉलम्स को भी हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इन दो कॉलम्स को भी मिला के हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी in each case these two tables are called
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम पूरा ये लिखेंगे, इसमें एक्स है ना, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, और इसमें भी ये लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, पूरा लिख देंगे। अच्छा, अब हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई तो एफ का एक टोटल भी आ जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस इज समीशन एफ, और उसको एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 3, 7, 6, 4, 1। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि दो कॉलम हमने और बनाने हैं। एक को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक को कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के इसका टोटल नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्स का टोटल भी यहाँ नहीं कैलकुलेट करेंगे। आपको टोटल चाहिए इसका एफ का, और आपको टोटल चाहिए समीशन आर एफ का, यानी कि ये आपके पास समीशन आर एफ होगा। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? क्यूमुलेट का मतलब है कि आपने ऐड करना है जो प्रीवियस वन है। ठीक है, यानी कि आपके पास कितनी चीज मौजूद है वो वहीं रहेगी और मजीद उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे 2 एज इट इज रहा, 2 में अब 3 ऐड हो गया और यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 वहीं पे रहा, 5 में 7 और ऐड हो गया तो क्या आंसर आया? 12। 12 में 6 ऐड हो गया, यानी पुरानी चीज वहीं पे मौजूद है और मजीद भी उसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये कितना आ गया इसका आंसर? 18, और 18 में 4 ऐड हुआ तो 22, और 22 में 1 ऐड हुआ तो 23। ये आपकी क्या बन गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आएगी, 2 को हमने एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो प्रीवियस वन के साथ अगली वाली ऐड होगी और फिर आएगी। प्रीवियस वन में अगली ने ऐड होना है और फिर आपका रिजल्ट आना है, और पहले वाले में एज इट इज ही आ जाना है। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट हो रही है, प्रीवियस में नेक्स्ट ऐड हो रही है, और इसका टोटल कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि इसका टोटल वही होगा जो समीशन एफ है, यानी कि ये 23 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 23 आया है, हमने भी तो ऐड ग्रेजुअली ऐड किया ना, इसमें थोड़ा ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, और फिर फाइनली 23 आ गया। तो यहाँ भी हमने 23 जो है वो इसी तरह से इन सबको ऐड करके फाइंड करना था, तो ये 23 आ जाना था, इसलिए इसका टोटल करने की जरूरत नहीं होती। अब आती है बात रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव का मतलब है किसी से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, रिलेटिवली इम्प्रूव्ड, रिलेटिवली डिक्रीज्ड। तो रिलेटिव का मतलब है बाकियों से कंपैरिजन में करना है। तो पहले ही आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज एज इट इज आ जाएंगी, जो आपकी ये वाली नहीं, सॉरी, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, पहली क्या आएगी? 2, फिर 3, फिर 7, फिर 6, फिर 4 और फिर 1, और इसको डिवाइड कर देंगे सबको। इसका जो टोटल था, टोटल क्या आया था? 23। ठीक है जी, तो इस तरह से ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है सारी आपके पास। क्लियर हो गया? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है? फ्रीक्वेंसी corresponding frequency of that column divided by total frequency. This is called the relative frequency. Relative frequency में अगर देखा जाए तो ये आपके पास 2/23 प्लस 3/23 प्लस ऐड करते जाओ तो आखिरी क्या आई हुई है? 1/23। तो अब जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा इस सारे का? जो बता सकते हैं? जी, क्या आएगा इसका रिजल्ट? नारेब, आप बताइए। 1 आंसर। हाँ जी, इसका आंसर 23/23, क्योंकि हमने भी तो ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, और हम फिर दोबारा फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो वही रिजल्ट रहेगा। कैंसल आउट होके इसका रिजल्ट क्या आ गया? 1। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर आता है 1, और ये हमेशा ही 1 होगा। सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है जी? एक्सक्यूज मी टीचर, जी बेटे। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की समझ नहीं आई, आप दोबारा समझा देंगे? अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसीज है आपकी 1 2 5 6 4 1 0 फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज है और यहाँ एक्स की कुछ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। अब और इस टेबल का टाइटल क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए न्यूमरेटर में फ्रीक्वेंसी रहेगी, डिनोमिनेटर में उसका टोटल आएगा। टोटल क्या है, इसका टोटल पहले कैलकुलेट कर लें। टोटल कितना आता है, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 4 23 19। नहीं बेटा मैंने तो कुछ और लिखा रैंडम सा, 19 आंसर आया, ठीक है। तो 1/19, अगले की क्या आएगी, इस वाले की 2/19, क्या आएगी 5/19, ठीक है। ये क्या आ रही है आपके पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ठीक है। फिर क्या आएगी 6/19, 4/19, 1/19, 0/19, ठीक है। तो अब इन सबको अगर प्लस करो तो फिर दोबारा 19 ही आ जाएगा ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सबका एलसीएम जो है वो 19 19 सेम है, तो क्या आंसर आया, ये 1 के इक्वल है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1 के इक्वल होगा। और ये आएगी कैसे, इसको ऑब्टेन कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, consider the corresponding frequency in the numerator and divided by the total frequencies, sum of all frequencies, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, 19 है, तो 19 पे 1 को डिवाइड किया, तो रिलेटिवली 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 19 में से 1 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसे रिलेटिव कह रहे हैं कि इस 19 में 4 का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो इसको डिवाइड करोगे तो वो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा ना। जिसका सबसे बड़ा आएगा वो 6/19, क्योंकि 19 में से 6 इस वाली क्लास के लिए मिला गया, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर की बेस पे कंपेयर किया जाता है, और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। तो फिर आपका ये रिजल्ट जो है, इसका मतलब है रिलेटिवली इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। फ्रीक्वेंसी कह लें या रिलेटिवली इसका चांस ज्यादा है, ठीक है। रिलेटिव का मतलब ये है कि हम चांस कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चांस की बात हो रही है कि किस चीज का कितना चांस है, ठीक है। जैसे आपका लाहौर कॉलेज में एडमिशन का कितना चांस है, हम कहते हैं जी अगर हमारे इतने अच्छे नंबर नहीं, हम कहते हैं जी 50% चांस है कि हमें लाहौर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसका मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 50/100, ठीक है। अगर ये आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी चांसेस इंक्रीज हो गए हैं, और इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब है चांसेस और इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो 100 में से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए 86 अप टू कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम ये 100 तक जा सकती है, 100/100 ये 1 तक चली जाएगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल भी जो है वो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, कि मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज जो है उनको ऐड कर लें तो वो टोटल आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं फिर और किसी तरह समझाती हूँ कि क्लियर हो गया, डन बेटा, हो गया। चलिए गुड। अच्छा हमने आज पढ़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और हमने पढ़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय RF and cumulative frequency is denoted by CF, ठीक है जी। डॉट के साथ आता है C डॉट F भी लिख लेते हैं। और तीसरी चीज है क्लास बाउंड्रीज, हमने पढ़ लिया था ना, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज। अच्छा ये 3 टर्म्स हैं जो हमारी मिस हो गई थी, जो हमने पढ़नी थी। और हमने पढ़ना है ग्राफ, एक उजाइव। एक ग्राफ का नाम क्या है, उजाइव। स्पेलिंग में तो कुछ अजीब सा लग रहा है, ओगिव लग रहा है, लेकिन ओगिव नहीं, इसको बोलते हैं उजाइव, ठीक है। और ये उजाइव बेस करता है आपका किस फ्रीक्वेंसी पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने हिस्टोग्राम बनाया था, ठीक है। हिस्टोग्राम किस पे बेस करता था, वो फ्रीक्वेंसी पे बेस करता था और क्लास बाउंड्रीज पे, यानी कि क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे लेते थे और फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पे। इस पे जो बेस करता था उसको कहते हैं ग्राफ को हिस्टोग्राम,
ठीक है ना। और हमने एक और ग्राफ भी पढ़ा था इसका, नहीं एक और नहीं पढ़ा हमने, नहीं लिखा नहीं जा रहा मुझसे, हिस्टोग्राम। ठीक है, एक और हमने इस पे पढ़ना है पॉलीगॉन, नहीं ना पढ़ा हमने पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पूरा इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये हिस्टोग्राम पे बेस करता है। हिस्टोग्राम हम बना रहे थे तो एक मैं आपके लिए एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बनाती हूँ। इस तरह से कोई हिस्टोग्राम बना था, ये फिर हमने कहा इससे एडजस्टमेंट बार नेक्स्ट ये बन गया, एक बार ये बन गया, एक बार ये है, ये है, ये है, फिर ऐसे है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है आपके पास। चलिए एक हिस्टोग्राम में सारे बार जो है वो हम इसको एक साथ शेड कर लेते हैं। हम कहते हैं क्या बन गया, ये हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि ये इनकी हाइट किसको शो करती है। हमने देखा था ये हाइट किसको शो कर रही है। यहाँ हमने ले ली क्लास बाउंड्रीज, तो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी ले ली वाई एक्सिस पे, 0 से लेकर कहीं तक भी जा रही है। ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है, इन सब पे फ्रीक्वेंसीज है। अगर हम इसको F1, इसको F2, इसको F3 और इस तरह से आपका Fn पे जा रही है। तो हाइट में अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम अगर हाइट के सेंटर में एक डॉट लगा दूं, मैं हर एक की हाइट के सेंटर में एक डॉट, जो किसको शो कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को। डॉट नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैंने जरा उसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, और एक मैंने आपका क्या करना है, एक और काम करना है, वो ये करना है कि इसकी जो एक्स एक्सिस की जो एक डॉट हमने एक पहला लगा देना है बार में और एक हमने सबसे आखिर में लगा देना है। मैं इसके ये एक्सिस को हटा रही हूँ, जरा दोबारा बनाती हूँ एक्सिस, ऐसे एक्सिस बनेंगे इसके। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई इधर, और फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन और बना दी, कोई गड़बड़ हो रही है, चलो ऐसे। तो एक डॉट हमने आखिर में बनाना है और एक डॉट हमने, यानी यहाँ पे समझे कि यहाँ पर भी एक जो है वो क्या गड़बड़ हो रही है, ये यहाँ पर भी एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कोई फ्रीक्वेंसी है तो उसकी 0 है ना यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे भी एक डॉट यहाँ पर लग जाएगा, यानी हम इतनी जितनी चौड़ा ये है उतना ही हम चौड़ा ये समझ लें और सेंटर में डॉट लगा दें। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक सेंटर में डॉट लगा दें। इन सब डॉट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो कैसी चीज बनेगी, कैसी चीज बनेगी बता सकते हैं, ऐसी शेप आएगी जो कि फ्रीक्वेंसीज को तो शो करेगी। जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, और आखिर में भी ज्वाइन कर दिया, वो थोड़ी टेढ़ी बन गई है तो, लेकिन ये एक्चुअली सीधी है। ठीक है, ये जो ग्रीन है ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और जो रेक्टेंगल्स हैं वो क्या है, रेक्टेंगल्स क्या है, हिस्टोग्राम। ठीक है, एंड अगर हम इसका टाइटल लिखना चाह रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे एंड हिस्टोग्राम। showing frequency distribution of x। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यहाँ पर मैं एंड भी लिख दूँ, एंड। ठीक है, हिस्टोग्राम शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ये सारा क्या है, इसका टाइटल है। ठीक है, ये सारा टाइटल, ये इसका लेबल है। ठीक है, और यहाँ पे 0 से लेकर हमने बनाने हैं पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी के, यहाँ पर हमने इसकी सारी क्लास बाउंड्रीज बना दी है। तो ये जो आपका ग्राफ जो लाइन की फॉर्म में बना है इसको कहेंगे दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये तो उस वक्त बनेगा जब हिस्टोग्राम प्लस
पॉलीगॉन दोनों ही बनाने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमने दोनों यानी हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन के जैसे कोई एक बनाना है, ठीक है, तो हिस्टोग्राम अकेला बनाना तो हमें आता है। अब खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो वो कैसे करेंगे, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। एक डेटा सेट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये x दिया हुआ है और ये f दिया हुआ है, ठीक है, और इसका टाइटल क्या है टेबल का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। x की वैल्यूज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास 2, 7, 12, 15, 9, 3, 1, ठीक है। आपने क्या करना है, बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस तरफ हम x लेंगे, इस तरफ f। जब हमने इसको हिस्टोग्राम के ऊपर बनाया था तो हमने x यूज नहीं किया था, हमने क्या यूज किया था, क्लास बाउंड्रीज। इसका मतलब हम क्लास बाउंड्रीज भी यूज कर सकते हैं और हम उसके लिए x भी यूज कर सकते हैं। क्लास बाउंड्रीज तब यूज करेंगे जब हमने हिस्टोग्राम भी बनाना होगा, तब हमने इसको हिस्टोग्राम के साथ ऐड किया है, इसलिए क्लास बाउंड्रीज को ही यूज किया। लेकिन जब अलग से बनाना है तो फिर हमने x को लेना है, ठीक है, इसको नहीं लेना जो हमारा ये वाला है, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये अब आपने क्या करना है, x और f ले लिया, x के पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ऐसे पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक, और यहाँ पर क्या लेंगे, 0 दोबारा आएगा, ठीक है, ये 0 आपका अलग है और ये 0 अलग है। इसकी फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम कहाँ तक गई है, 15 तक, तो हम 2 का इंटरवल ले या 4 का इंटरवल ले लेते हैं, 4, 8, 12, 15 और 16, ठीक है, ये हमने 4 के मल्टीप्लाई में डाल दिया। अब पहली वैल्यू चेक करो क्या है, 2 एंड 0 पे 2, तो 0 उस पे 2, यानी यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। लाइन नहीं बनानी थी, लाइन तो मैंने बना दी, इसको मैं रब कर देती हूँ, लाइन नहीं बनानी, हमने सिर्फ एक डॉट बनाना है, ठीक है। चलिए मैं कई कलर भी डिफरेंट ले लेती हूँ, ये डॉट है 2 पे, ठीक है। अच्छा 2 सॉरी 0 पे 2 था, मैंने गलत बना दिया, 0 पे 2 था, ठीक है, तो 0 के स्केल जो है वो आपका पॉइंट वो ये है, 0 पे 2, तो आपका पॉइंट ये बना, ठीक है, ये रेड डॉट। उसके बाद है 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे 7, तो 4 ये दरम्यान में 6 और यहाँ करके 7 है, तो ये आपका ऐसे आया 1 पे 7, ठीक है। उसके बाद है 2 पे 12, 2 ये है और 12 ये है, तो ये डॉट आ गया। फिर क्या आया 3 पे 15, ये 3 है और 15 यहाँ पर 16 से थोड़ा सा नीचे ये आ गया। अच्छा उसके बाद 4 पे 9, ये 8 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 4 पे 9, सर्कल भी नहीं सही बना, चले 5 पे 3, ये 5 है और 4 से थोड़ा सा नीचे ये 3, और 1 6 पे 1 है, तो ये 6 पे 1 बहुत ही छोटा सा नीचे करके आएगा। अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, पॉइंट टू पॉइंट रूलर से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है, और आखिर में एक पॉइंट खुद से 7 ले लिया और इसको 0 पे आके यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चूंकि ये स्टार्ट ही 0 से हो रहा था, हम इसको थोड़ा सा पीछे जाके नीचे बेस के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन showing frequency distribution of x, frequency distribution of x, ठीक है जी। ये हमारा इसका टाइटल होगा, ये लेवल है, x की लेवल है, और आपने इनके स्केल्स बना लिए। लेकिन याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा क्लोज्ड फिगर होती है, इसने आखिर में भी x एक्सिस को टच करना है और शुरू में भी
एक्स एक्सिस से टच करना है। कैसे टच करेंगे हम? आपने इसके लिए क्या करना है कि 7 के 6 के ऊपर पॉइंट बना हुआ है ना, तो अगला पॉइंट 7 पे बनेगा। तो 7 एक खुद से इंट्रोड्यूस कराया और एक डॉट 0 की लाइन के ऊपर लगा दिया, और 1 से पीछे -1 का एक पॉइंट खुद से इंट्रोड्यूस कराया, उतने गैप रख के जितना यहाँ था, और उसको भी 0 पे जाके इसने बेस लाइन को यानी कि एक्स एक्सिस को टच कर देना है दोनों एज से, तभी ये कौन सी फिगर बनेगी? क्लोज्ड फिगर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसको जो है क्लोज फिगर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने लर्न किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हमने क्या लर्न किया, ये आपका उजाइब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसी के साथ बेस करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। आपको मैं बुक में तो शायद कम हो क्वेश्चंस, मैं अभी एक पिक्चर भेजती हूँ, आपने उन सबके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।